वेलकम टू टेस्ट ऑफ बुक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूं। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मोस्टली ये चीज़ हमारे माइंड में क्लियर नहीं हो पाती है और जनरली ये हम सबके कोर्सेज़ में रहती है, और वो है अरिस्टोटल की पोएटिक्स और उसके व्यूज़ ट्रेजेडी को लेके क्या थे, ये सब आज हम क्लियर करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अरिस्टोटल कौन था? अरिस्टोटल एक फ़िलासफ़र था और उसके अलावा वो प्लेटो का डिसाइपल भी था। प्लेटो भी एक फ़िलासफ़र था। प्लेटो ने भी अपने बहुत सारे व्यूज़ दिए हैं रिगार्डिंग ट्रेजेडी एंड पोइट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अरिस्टोटल ने भी अपने व्यूज़ शेयर किए हैं। तो अरिस्टोटल की बहुत ही फेमस बुक है पोएटिक्स, ये तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। तो पोएटिक्स में उसने आर्ट ऑफ पोइट्री को ही डिफ़ाइन किया है कि पोइट्री किस तरीके की होनी चाहिए, पोइट्री एक्चुअल में क्या होती है, किस तरीके से वो एक आर्ट होती है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो उसमें होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको अच्छी पोइट्री बनाती हैं। तो पोएटिक्स में 26 स्मॉल चैप्टर्स हैं। इन्हीं में कुछ चैप्टर्स हैं जो उसने पोइट्री को डेडिकेट किए हैं, कुछ कॉमेडी, एपिक पोइट्री एक्सेट्रा को डेडिकेट किए हैं, और बाकी के उसने ट्रेजेडी को डेडिकेट किए हैं। तो मोस्टली हमें इससे पता चलता है कि अरिस्टोटल का मेन फोकस ट्रेजेडी पे रहा है। उस टाइम पे अरिस्टोटल के टाइम पे ट्रेजेडी को पोइट्री का ही एक फॉर्म माना जाता था, सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता था। तो बेसिकली इसको समझने के लिए आप पोइट्री और ट्रेजेडी को वैसा वैसा ही लीजिएगा। अरिस्टोटल कहता है कि जो पोएट होता है वो इमिटेट करता है, एक इमिटेटर होता है, वो हर चीज़ को इमिटेट करता है, वो जैसी रहती है वो वैसे ही उसे इमिटेट करता है, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, या उसको जैसी चीज़ें चाहिए हैं या जैसी चीज़ें वो हो सकती हैं उसे भी इमिटेट करता है। वो मानता है कि एक नेचुरल प्लेजर है इमिटेशन में, कुछ इमिटेट करने में एक अलग ही अपना ही मज़ा है, अरिस्टोटल ये समझता है। फिर अरिस्टोटल पोइट्री और हिस्ट्री को साथ में कंपेयर भी करता है कि पोइट्री जो है वो क्या हो सकता है उससे डील करती है और हिस्ट्री जो हो चुका है उससे डील करती है। पोइट्री जो है वो ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल है और वो हिस्ट्री से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। पोइट्री पूरी यूनिवर्सल चीज़ों को एक्सप्रेस करती है और हिस्ट्री सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों को। वो कहता है कि पोइट्री जो है वो ट्रुथ से डील करती है, फैक्ट्स से डील करती है। इस तरीके से वो पोइट्री की तारीफ़ें भी करता है और उसके बारे में हमें बताता भी है कि बेसिकली वो पोइट्री को समझता कैसा है। पोइट्री जो है वो मज़ा देती है रीडर को भी और पोइट को भी। अरिस्टोटल मानता है कि पोइट्री का दो काम होता है, एक तो प्लेजर देना और दूसरा टीच करना। और अरिस्टोटल मानता है कि जो पोइट्री है वो फ़ौरन इफ़ेक्ट करती है, हमारे इमोशंस पे बहुत असर करती है। जैसे ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी के बाद जो इमोशंस अराइज़ होते हैं, जैसे मोस्टली लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो वो मानता है कि जैसे पिटी और फियर ये दो इमोशंस हैं जो कि ट्रेजेडी के बाद आते हैं। पिटी क्या कि जिसके साथ भी ऐसा कुछ ट्रैजिक हो रहा है तो उस पर हमें थोड़ा सा अफसोस होता है कि ओह ये इसके साथ कितना बुरा हो रहा है, ये सफ़र कर रहा है, और फियर के और इससे ज़्यादा क्या क्या बुरा उसके साथ हो सकता है। अब जो प्लेटो था उसको एक किस्म का डर था। डर किसका बात का था? फियर था कि जो ट्रेजेडी है ये माइंड के लिए अच्छी नहीं होती, ऐसे इमोशंस लेके आना ये हमारे माइंड की ग्रोथ के लिए हेल्दी नहीं होता। अरिस्टोटल को ऐसा कोई भी डर नहीं था। वो मानता था कि पिटी और फियर ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और ये दोनों ट्रेजेडी में होने चाहिए। अरिस्टोटल मानता है कि ट्रेजेडी जो रहती है, ट्रेजेडी में जो इमोशंस आते हैं वो हमारे खुद के लिए नहीं रहते, वो हम किसी और के लिए फ़ील करते हैं, और शायद इन सब चीज़ों की वजह से हम पहले से भी ज़्यादा अच्छे बन पाते हैं। ये सब अरिस्टोटल मानता है। और वो मानता है कि जो इमोशनल अप्रोच है वो हेल्दी है, कोई हार्मफुल नहीं है। अब वो बताता है कि पोइट्री जो है वो इमिटेट करती है दो तरीके के एक्शंस को, एक तो नोबलर एक्शन ऑफ गुड मैन एंड मीन एक्शन ऑफ बैड मैन, यानी जो अच्छे कैरेक्टर्स रहते हैं उनके अच्छे काम, जो भी उन्होंने अच्छा किया रहता है, और बुरे इंसान जो रहते हैं उनकी बुरी बुरी हरकतें। तो गुड मैन जो रहते हैं
उनके साथ जो कुछ भी है होता है वो ट्रेजेडी के अंदर आ जाता है, उससे ट्रेजेडी अराइज होती है। और बुरे इंसानों के साथ जो भी होता है, बैडमैन के साथ जो भी होता है, वो कॉमेडी में आ जाता है। जैसे कोई अच्छा इंसान दिखाते हैं किसी ट्रेजेडी में और उसके साथ कुछ बुरा फील होता है, बुरा एक्सेट्रा कुछ भी होता है, तो एक अंदर से एक ट्रेजेडी का एलिमेंट आता है, उसके लिए हमें बुरा लगता है। वहीं पे कोई बुरे इंसान के साथ कुछ होता है तो उसमें बुरा नहीं लगता, उसमें मज़ा आता है, कॉमेडी होती है। एरिस्टोटल ट्रेजेडी को एपिक से भी सुपीरियर मानता है। वो ट्रेजेडी को डिफाइन करता है एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, complete and of certain magnitude, in a language embellished in with each kinds of artistic ornaments, the several kinds being found in the separate part of the play, in the form of action, not of narrative, through pity and fear, affecting the proper purgation of these emotions. तो अरिस्टोटल ये डेफिनेशन देता है ट्रेजेडी की। अरिस्टोटल कहता है ट्रेजेडी को सीक्वेंस के साथ अरेंज करना चाहिए, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, अच्छे से प्रॉपर सीक्वेंस के साथ उसे अरेंज करना चाहिए। ना तो वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ही वो ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, तभी वो आसानी से याद रह सकती है हमें। और आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट से अरिस्टोटल का मतलब है रिदम, हार्मनी एंड सॉन्ग। ये सारी चीज़ें प्ले की जो लैंग्वेज है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, एनरिच करती है। अरिस्टोटल ट्रेजेडी और नरेशन दोनों में के बीच में डिफरेंस बताता है कि ट्रेजेडी में बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं जो पूरा सब कुछ बनाते हैं, उसी से ट्रेजिक एलिमेंट क्रिएट होता है, और नरेशन में किसी एक सिर्फ नरेटर की ज़रूरत रहती है। तो एक पोएट कोई भी है वो काफ़ी रहता है, उसमें कैरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं रहती, वो काफ़ी है। और ट्रेजेडी में कैरेक्टर्स प्रॉपर परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, एक्शन होता है, तब जाके ट्रेजिक एलिमेंट आता है। और वहीं पे नरेशन में खाली पोएट अगर हम रीड भी कर लेते हैं तो भी वो एक ही बात रहती है। ट्रेजेडी में एक प्रॉपर प्ले होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। नरेशन तो हम पढ़ भी सकते हैं। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप प्लीज़ याद रखिएगा कि एरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजेडी के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं। और वो पार्ट्स क्या होते हैं? वो होते हैं प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल। आप इसको अगर आपको याद करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, PCTDSS, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल। इसे ग्रीक में क्या कहेंगे? इन्हीं टर्म्स को ग्रीक में कहेंगे ईथोस, मुथोस, डायनोया, लेक्सिस, मेलोस एंड ऑप्सिस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ईथोस, मुथोस, डायनोया, लेक्सिस, मेलोस एंड ऑप्सिस। तो ये सारे ग्रीक में हम इन्हें ये सारे नामों से कहेंगे। एरिस्टोटल प्लॉट को ही चीफ कैरेक्टरिस्टिक मानता है ट्रेजेडी का। प्लॉट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कहता है, लेकिन प्लॉट के साथ साथ कैरेक्टर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ट्रेजेडी में ट्रैजिक एलिमेंट्स एक्शंस के थ्रू आते हैं और एक्शन करने के लिए हमें कैरेक्टर्स चाहिए रहते हैं। उनके एक्शंस से ही पता चलता है कि मैन की क्या क्वालिटीज़ हैं, वो हैप्पी है या वो सैड है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या फील कर रहा है। सपोज़ ना हम कोई ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं या ट्रेजेडी देख रहे हैं, कोई मूवी ही है, मूवी में ही हमें कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स आते हैं तो हमें देख के बड़ा रोना आता है, फील होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। ये सारी चीज़ें एक सीन को बहुत ज़्यादा इमोशनल बताती हैं। जस्ट इमेजिन अगर एक्टर ही है कोई, अगर वो स्माइल करता रहे, ट्रेजेडी में भी स्माइल करता रहे, ना ही कोई फ़नी सा डायलॉग बोलता जाए, तो फिर क्या, फिर थोड़ी ना कुछ फील आएगा। यू नो लाइक जैसे किसी के साथ हम ऐसे देखते हैं कि किसी के साथ कुछ बुरा होता है, चोट लगती है, तो हमें बड़ा सैड फील होता है। उसी के साथ साथ अगर हम कोई कॉमेडी देखते हैं, आप कोई कॉमेडी का प्ले देख रहे हो या आप कॉमेडी का कुछ भी देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, उसमें कितनी बार एक्टर गिरता है, कितनी बार उसको चोट लगती है, लेकिन सब लोग उस पर हंसते हैं, कोई रोता नहीं है उस चीज़ के ऊपर। तो ये एक्टर्स के एक्शंस होते हैं, उनके इमोशंस होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। साथ ही साथ डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसको इमोशनल बना देती हैं हमारे लिए।
लेकिन अरिस्टोटल ये बोलता है कि जो प्लॉट है वो सोल होता है ट्रेजेडी का। इसी के साथ साथ वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन बोलता है, उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ एक्शन यानी एक ही एक्शन है जो शुरू से लास्ट तक उसी पे फोकस करना चाहिए, और यूनिटी ऑफ टाइम यानी 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए उस ट्रेजेडी के लिए। यूनिटी ऑफ प्लेस यानी स्टेज के ऊपर सिर्फ एक ही प्लेस में एक ही प्लेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और पूरी ट्रेजेडी जो है वो एक ही जगह पे होनी चाहिए, बार बार स्विच नहीं करनी चाहिए। तो ये अरिस्टोटल के यूनिटीज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये हर जगह पे आएगा अरिस्टोटल की यूनिटीज़ क्या थी और क्या है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अरिस्टोटल के ही उसमें आएगा, आपको शेक्सपियरियन ड्रामाज में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे ये पूछा जाता है कि शेक्सपियर ने अरिस्टोटल की यूनिटीज़ को फॉलो किया कि किस किस ने अरिस्टोटल की यूनिटीज़ को फॉलो किया। तो मोस्टली शेक्सपियर तो फॉलो नहीं करता था। आई थिंक उसका एक आध या दो ड्रामा ऐसा होगा जिसमें उसने यूनिटीज़ को फॉलो करने की थोड़ी सी कोशिश की, अदरवाइज़ वो कोशिश नहीं भी की होगी तो वो यूनिटीज़ की जैसे हो गया। अदरवाइज़ उसने कभी भी अरिस्टोटल की यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया। और जनरली आप ट्रेजेडी देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अरिस्टोटल की यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं, अदरवाइज़ वो फॉलो नहीं करते। तो आई होप सो आपको ये 3 यूनिटीज़ याद रहेंगी और ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अरिस्टोटल ने प्लॉट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक कॉम्प्लिकेशन और दूसरा डिन्यूमॉन। तो स्टार्टिंग से लेके जो क्लाइमेक्स तक का पार्ट रहता है वो होता है कॉम्प्लिकेशन। स्टार्टिंग से लेके जब टर्निंग पॉइंट आता है तब तक का पार्ट को कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, एंड रेस्ट इज़ डिन्यूमॉन। ठीक है, एंड तक जो रहता है टर्निंग पॉइंट या क्लाइमेक्स से लेके एंड तक वो डिन्यूमॉन होता है। ओके, कॉम्प्लिकेशन समझ लीजिए आप एक नॉट में बांध देता है, और बाकी का डिन्यूमॉन जो रहता है वो उस नॉट को खोल देता है। कोई मूवी अपन देख रहे हैं, सस्पेंस थ्रिलर है, स्टार्टिंग से लेके टर्निंग पॉइंट तक या क्लाइमेक्स तक हमें फील हो रहा है कि ये बंदा कल्प्रिट है या ये बंदा विक्टिम है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो जो डिन्यूमॉन वाला पार्ट रहता है उसमें पता चलता है स्टोरी ये थी एग्जैक्टली, एक्चुअली ये था। जितना सस्पेंस या जितनी सारा भेद रहता है वो आखिर में खुलता है। फिर अरिस्टोटल कहता है कि प्लॉट या तो सिंपल होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल प्लॉट सिंपल होता है, उसमें पेरिपेटाया या एनाग्नोराइजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे वो 2 वर्ड्स का यूज़ करता है, पेरिपेटाया एंड एनाग्नोराइजेस। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल वियर्ड, बट क्या कर सकते हैं, यू हैव टू लर्न इट। ओके, तो पेरिपेटाया क्या होता है? पेरिपेटाया वो होता है कि रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, रिवर्सल कैसे? सपोज़ कि कोई भी मूवी या कोई ड्रामा में, जैसे अगर आपने किंग लियर की स्टोरी सुनी होगी, तो किंग लियर को एक बार फील होता है कि उसकी जो बेटी है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको उसकी तारीफ़ें नहीं करती है, उसकी तारीफ़ों में कोई इतने बड़े बड़े पुल नहीं बांधती, तो उसको फील होता है कि अरे ये तो मेरी अपनी बेटी नहीं, तो उसको बिल्कुल हर चीज़ से, जायदाद वगैरह सब चीज़ों से बेदखल कर देता है, उसको कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, उसे डिसोन कर देता है, और उसके बाद एंड तक उसको पता चलता है कि यही मेरी बेटी थी जो मुझसे सच में मोहब्बत करती थी, बाकी सारी तो ऐसी ही थी, असली तो यही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो पेरिपेटाया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, यानी आपको लगता है कि ये बंदा मेरा दुश्मन है या ये बंदा ऐसा है, और बाद में वो चीज़ बिल्कुल अपोजिट निकल जाती है। आप उसको सपोज़ जैसे स्टोरी में होता है कि आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरा फ्रेंड था एक्चुअल में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोई भी सिचुएशन होती है जब वो जैसी हम चाहते हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसको बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। किसी ड्रामे में कोई एनिमी जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, लेकिन पता चल जाता है कि वो तो उसको एक्चुअल में फ्रेंड था। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये सिर्फ मैं ऐसे बता रही हूँ कि ऐसे जनरली होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है, ज़रूरी नहीं ये है, कोई नॉर्मल सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिसमें रिवर्स हो जाते हैं। तो ये जो रहता है इसकी आता है पेरिपेटाया में, और इसकी जो डिस्कवरी होती है, यानी जब ये रियलाइज़ होता है कि हमसे ये गलतियाँ हो गई हैं, वो होता है एनाग्नोराइजेस होता है। सपोज़ आपने अपने एक एनिमी, कोई किंग है,
उसको अपने को हटाना चाहते थे, क्योंकि आपको लगता था कि वो किंग अच्छा नहीं है। आपको ऐसा फ़ील होता था कि वो किंग अच्छा नहीं है, बाद में आपने उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया, फिर बाद में आप किसी और को किंग बनाते हो। बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये जो किंग जो था ये पहले वाला, ये ज़्यादा बेटर था, ये तो सबका अच्छा कर रहा था, ये मुझसे गलती हो गई। अब जब ये आपको रियलाइज़ हो रहा है, वो मोमेंट को कहते हैं एनेग्नोराइजेस। जब आपको फाइनली ये पता चल जाता है कि आपसे हो गई है गलती, चाहे आपने अपने फ्रेंड को दुश्मन समझ लिया और बाद में आपको पता चलता है यार ये तो मेरा फ्रेंड ही था, ये तो मुझे भले के लिए बोल रहा था। ऐसे जनरली लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशन आती है कि कोई हमें कोई एडवाइस देता है कि देखो तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन तब वो हमें बहुत बुरा लगने लगता है। हमें ऐसा लगता है यार ये दुश्मन है क्या मेरा, जो ऐसी बातें कर रहा है, हम उसकी बात नहीं मानते। फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है जब हम वो काम कर देते हैं और बाद में हम उसके आउटकम्स को भुगतते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है अरे यार उस बंदे ने मुझे सही बोला था, वो तो मेरा दोस्त था, उसने तो मुझे सही एडवाइस दी थी। तो ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं? कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स में आती हैं, सिंपल प्लॉट में नहीं आती। समझने में ही आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट में आती हैं। लेकिन एरिस्टोटल कहता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट ज़्यादा बेटर है सिंपल प्लॉट से। एक परफेक्ट ट्रेजेडी वो होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है, सिंपल प्लॉट नहीं। क्योंकि पेरिपेटाया और एनेग्नोराइजेस में सबको एक सरप्राइज के जैसे मिलता है, ये कि जो हम समझते थे बेसिकली उसके अपोजिट हो जाता है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं पोएटिक्स के बारे में, ट्रैजिक हीरोज़ के बारे में, एरिस्टोटल के क्या व्यूज़ थे कॉमेडी को लेके, स्टाइल को लेके, तो आप इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप ज़रूर देखिएगा। सिर्फ इसीलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि जनरली पोएटिक्स ऐसी चीज़ है कि पोएटिक्स इतनी लेंदी भी है और पोएटिक्स क्लियर भी नहीं हो पाती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म में मैक्सिमम पर्सन क्रिटिसिज्म में बहुत वीक होते हैं, तो पोएटिक्स के बारे में बिल्कुल कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। इसीलिए आप प्लीज़ ये दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएँ आपका माइंड। ओके, तो फिर मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।